स्वर्ग से भी बढ़कर के हमारी मातृभूमि अंग्रेजों के कब्जे में है। उसे छुड़ाना हमारा परम कर्तव्य है। उसके लिए अपने जीवन की आहुति देना, बलिदान देना, यह हमारा कर्तव्य है। उठो, अपने कर्तव्य को निभाओ। कनकलता बरुआ ये कहती है, बेड़ियां काट डालो भारत माता की, हम गुलामी सहन नहीं करेंगे। यूनियन जैक को जला डालो, अपने तिरंगे को फहराओ। देश का काम करने का मूल्य क्या है? अपना सिर देना पड़ेगा। कोई सुख नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई समृद्धि नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, सिर्फ लुटाना, लुटाना, अपने आप को भारत माता के चरणों में लुटा देना। 73 वर्षीय वृद्धा मातंगिनी हाजरा ये नेतृत्व कर रही है। एक गोली हाथ में लगी, दूसरी गोली पैर में लगी, तीसरी गोली माथे पर लगी, चौथी गोली सीने पर लगी। अरुणा आसफ अली कहती है कि रास्ता चाहे हिंसा का हो चाहे अहिंसा का हो, साध्य है देश को आजाद कराना। लक्ष्य है अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना, तिरंगा फहराना, यूनियन जैक को जला करके नष्ट कर देना। ये अनुसुईया बाई काले, इसने अपने तर्कों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा उन 25 लोगों को मौत के मुंह में से निकाल करके वापस ले आई। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये रामेश्वरी नेहरू, ये एक ऐसी महिला है, पर इसने जो सबसे बड़ा अपने जीवन के लिए निर्णय लिया वो ये लिया, मैं कभी कोई पद नहीं ग्रहण करूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले 3 एपिसोड में हम लोगों ने मातृशक्ति ने भारत माता का वंदन, अभिनंदन किस तरीके से किया उसके संदर्भ में जानकारी हासिल की। अभी 2 एपिसोड और हैं, एक आज और एक अगला। ये भी मातृशक्ति को ही समर्पित रहेगा। हम सब लोग जानते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपने देश भर में आज़ादी का जो अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए, उसमें सबसे प्रमुख आंदोलन जिसको कहा जाना चाहिए वो है भारत छोड़ो आंदोलन। मुंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की मीटिंग हुई। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने विस्तार से भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा रखी और वल्लभ भाई पटेल ने उसका अनुमोदन किया। उसी दिन रात को देश भर के अंदर
कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे उन सबको पकड़ लिया गया। गांधी जी ने रात्रि के समय जब वो पकड़े गए तो जाते जाते एक शब्द प्रयोग करते गए, करो या मरो। शुरू हो गया सिलसिला। पूरे देश भर में लोगों ने करो और मरो के साथ स्वयं अपनी इच्छा से मारो, अंग्रेजों को मारो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह मौका है, यह मौका दोबारा नहीं आएगा। इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। पूरे देश भर के अंदर डाक खाने सारे जला दिए गए, डाक टिकट जला दिए गए, रेल की पटरियां तोड़ दी गई, थाने जला दिए गए, कितने ही अंग्रेजों को मार दिया गया। अंग्रेजों के जितने सारे प्रमुख स्थान थे वहां भारत का तिरंगा ले जाकर के फहरा दिया गया। यूनियन जैक, अंग्रेजों का जो झंडा था, उसको जला दिया गया। इस पूरे आंदोलन के अंदर कम से कम भी सरकारी रिकॉर्ड को भी अगर अपन ध्यान देंगे तो 15 से 20 हजार लोग अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए। मैं आज उन महिलाओं को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जगह जगह पर अपना नेतृत्व प्रस्थापित किया, अपनी जान की बाजी लगाई। सबसे पहला नाम कनकलता बरुआ। ये जो कनकलता बरुआ है, ये आसाम की रहने वाली। इसकी उम्र है 16 वर्ष, केवल 16 वर्ष। और ये वहां भाषण देती है, गोपुर में जुलूस का नेतृत्व करती है। 20,000 लोग जुलूस के अंदर शामिल हैं। और ये कनकलता बरुआ ये कहती है, बेड़ियां काट डालो भारत माता की, हम गुलामी सहन नहीं करेंगे, यूनियन जैक को जला डालो, अपने तिरंगे को फहराओ। जुलूस जब आगे बढ़ने लगा तो जितनी भी जनता वहां आई हुई थी, उस जनता ने इस छोटी सी लड़की को अपना नेता मान करके कहा कि बहन तुम चिंता मत करो, हम अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हैं। और चल पड़ा जुलूस। अंग्रेज लाठीचार्ज, गोलियां बरसाने लगे। कनकलता बरुआ के 8 गोलियां लगी, वहीं शहीद हो गई। शहीद हो जाने के बाद में उसके हाथ के अंदर तिरंगा झंडा था, उसने नीचे नहीं गिरने दिया। एक मुकुंद काबला करके युवक आगे आया, उसने उस झंडे को आगे लिया, उसको भी गोलियों से भून दिया गया। आगे से आगे लोग झंडा लिए जा रहे हैं। अंततोगत्वा गोपुर के थाने के ऊपर तिरंगा लहरा दिया गया। कनकलता बरुआ 16 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन की हीरो बन गई। पूरे देश भर के अंदर उसका नाम बड़े आदर के साथ में लिया जाने लगा। ऐसी ही एक दूसरी बंगाल की मातंगिनी हजारे 18 साल की उम्र में विधवा हुई थी, किंतु उसके बाद में भी वो रुकी नहीं। अपने घर गृहस्थी के कामों को उसने करते हुए आंदोलनों में तरह तरह से भाग लेना, लोगों को जगाना, इसमें वो लगी रही। वो बंगाल के अंदर बूढ़ी गांधी इस नाम से जानी जाती थी। 42 का जब आंदोलन हुआ तो 42 के आंदोलन के अंदर ये 73 वर्षीय वृद्धा मातंगिनी हाजरा ये नेतृत्व कर रही है। और इसको भी पुलिस की गोली लगी, एक गोली हाथ में लगी, दूसरी गोली पैर में लगी, तीसरी गोली माथे पर लगी, चौथी गोली सीने पर लगी, धराशायी। तब जाकर के ये गिरी और इसके प्राण छूट गए। एक लड़का उनके सामने आया, उसको भी गोली लगी, कितने ही लोग घायल हुए। मातंगिनी हजारा की बलिदान देख करके कितने ही युवकों के अंदर उनका खून खोल उठा और उन्होंने
अंग्रेजों को सामने की ओर से मारने लगे। अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। एक महिला पानी पिला रही थी, एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसकी तरफ गोली तानने लगा, तो वो कहने लगा, हाँ हाँ मार मुझे, मैं तो पानी पिलाऊंगी, मार सकता है गोली, मार मार। वो मार नहीं सका, झेप गया, डर करके भाग गए। एक बड़े व्यक्ति थे बिहार के, मलार खाचक, उसके राम विनोद सिंह ने आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके घर को विस्फोटक लगाकर, डायनामाइट लगा करके जला दिया, उसकी सारी संपत्ति जल गई, उसके घर में कुछ भी शेष नहीं बचा। छोटी छोटी 2 बच्चियां थी उनकी, शारदा और सरस्वती। उनको भी आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए, नेतृत्व देने के लिए, उनका अपराध क्या था? तिरंगा फहराना, तिरंगे की लाज रखना। उन दोनों लड़कियों को, एक को 14 वर्ष और एक को 11 वर्ष की आजीवन कारावास, बड़ी भयंकर यातनाएं दी गई, पर वो डरी नहीं, झुकी नहीं। बड़ी एक स्पेशल कहानी है बहुरिया रामस्वरूप देवी की। ये जो बहुरिया रामस्वरूप देवी, ये बिहार की है, किंतु इसका एक वाक्य बड़ा जबरदस्त है, सुनने लायक है। ये भारतीय नारी के लिए संदेश देती है, मर्दों की गुलामी से मुक्त होने के लिए आवश्यक नहीं है कि उद्दंडता से काम लें, अपने कर्तव्य को पहचान कर आगे बढ़ो। यह मत भूलो कि तुम नारी हो, ममतामयी मां हो। हां, नारी और मां की आड़ में सुरक्षा ओढ़कर बेकार मत बैठो। एक पहिए की गाड़ी कितना रास्ता तय करेगी, दूसरा पहिया उससे जुड़ना ही चाहिए। वो इतने स्वस्थ रूप से जुड़े कि जरा सा भी भार पड़ने पर चरमरा न जाए। माने रामस्वरूप देवी क्या बोल रही है कि हर महिला को केवल अपनी घर गृहस्थी, दुनियादारी, उसका काम नहीं करना है, उसका काम नहीं, देश सेवा भी करनी है, समाज सेवा भी करनी है। उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। उनके जो पति थे हर माधव प्रसाद, वो जेल में चले गए। तो उनके अनुपस्थिति में घूंघट निकालने वाली बहुरिया घूंघट उठा करके नेतृत्व करने के लिए बाहर आ गई। उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बड़ी मजेदार घटना हुई। पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो पुलिस की गाड़ी के आगे हजारों लोग लेट गए, नहीं ले जाने देंगे हम। पुलिस असमंजस में, क्या करें, इतने लोगों के ऊपर से गाड़ी कैसे उड़ाए। बहुरिया रामस्वरूप देवी को हाथ जोड़ के निवेदन किया, तुम रास्ता निकालो। वो आई बाहर, उसने माइक से बोला, उसने कहा, भाइयों ये नादानी कैसी है, मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। तुम सब लोग इस नादानी के अंदर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। स्वर्ग से भी बढ़कर के हमारी मातृभूमि अंग्रेजों के कब्जे में है, उसे छुड़ाना हमारा परम कर्तव्य है। उसके लिए अपने जीवन की आहुति देना, बलिदान देना, यह हमारा कर्तव्य है। उठो, अपने कर्तव्य को निभाओ। लोग उठ गए, इसको जेल में रखा गया। बाद में ये जेल से मुक्त हुई। इनके विरोध के अंदर वो जो दूसरा जुलूस निकला बाद में गिरफ्तारी के विरोध में, उन्होंने 7 गोरे लोगों को मारा। क्यों मारा? पटना का जो सचिवालय था उसके अंदर तिरंगा लहराते समय में एक के बाद एक 7 युवकों को अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया था। उसका विरोध, उसका बदला लेने के लिए वो जो भीड़ थी अनियंत्रित होकर के 7 गोरों को उसने उड़ा दिया। तारा रानी श्रीवास्तव, इनके जो पिताजी थे वो देशभक्त थे। गुप्तचर कोई इनका पिताजी का मित्र बन करके आया और धोखे में जहर मिला करके पिला दिया, उनकी मृत्यु। तारा रानी की बहुत छोटी उम्र में
कितनी उम्र? 12 वर्ष। शादी हो गई। पति फुलेना प्रसाद, दादा ने पाल पोस के बड़ा किया है। इसके पति भी योग से ऐसे हैं जो देशभक्ति के कामों में लगे हुए हैं। सुहाग रात के दिन पति पत्नी से क्या पूछते हैं कि तुम घर गृहस्थी का रास्ता चुनोगी या मेरे साथ देश का काम करोगी? उसने कहा मैं आपके साथ देश का काम करूंगी। उनका जानती हो देश का काम करने का मूल्य क्या है? अपना सिर देना पड़ेगा। कोई सुख नहीं है, कोई आराम नहीं है, कोई समृद्धि नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, सिर्फ लुटाना लुटाना, अपने आप को भारत माता के चरणों में लुटा देना। तारा श्रीवास्तव क्या बोलती है? मैं न झुकूंगी न रुकूंगी, कभी भी देशभक्ति के इस कार्य से पीछे नहीं हटूंगी। आप देख लें, डटी रहूंगी। और वास्तव में तारा रानी श्रीवास्तव ने, आंदोलन हुआ, तारा रानी श्रीवास्तव के माता पिता, उनका भी गोलियों से बलिदान हुआ, इनके दादा का बलिदान हुआ, इनके पति का बलिदान हुआ। इतने सब लोगों को खोकर के भी उसने अपना हौसला नहीं खोया। वो घर जाकर के रुदन करके उनका शोक मनाते हुए नहीं बैठी। वो समाज को नेतृत्व देती रही, डटी रही। मैं रुकूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं, डटी रहूंगी। ऐसा कहती है वो बाद में कि उनको जब कारावास मिली, 1 साल जेल के अंदर तन्हाई, किसी का भाई चेहरा तक दिखाई नहीं देता, बंद कपाट चारों तरफ से, उसकी सजा मिली। उस सजा ने भी इसका हौसला नहीं तोड़ा। देश की आजादी के बाद में भी 18 वर्ष तक ये काम करती रही, ये काम करती। 2 बहुत बड़े उस कालखंड के अंदर, भारतवर्ष के अंदर महिला नेतृत्व के रूप में नाम उभर करके आए। एक नाम अरुणा आसफ अली, दूसरा नाम सुचेता कृपलानी। इन दोनों महिलाओं ने पूरे देश भर को नेतृत्व दिया और भूमिगत रह करके गुप्त रह करके सारे आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने कहा देश भर के बड़े नेता सब जेल में हैं, तो अगर हम लोग भी जेल में चले जाएंगे गिरफ्तार होकर के, तो इन लोगों की देखभाल कौन करेगा? इनको प्रेरणा कौन देगा? आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? आंदोलन के संदर्भ में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है, पत्रक पहुंचाना है, समाचार देना है, वो कौन करेगा? इन्होंने भूमिगत रह करके काम किया। अरुणा आसफ अली बैरिस्टर थे। अरुणा गांगुली बंगाल की रहने वाली थी। उनसे शादी करने के कारण अरुणा आसफ अली के ये बड़ी कोटि की नेता बनी। गांधी जी ने मिलकर के, जब ये गांधी जी से गुप्त रूप से मिलने के लिए गई तो गांधी जी इसको पहचान नहीं सके। गांधी जी ने इसको आग्रह किया कि तुम्हारे ऊपर 5000 का इनाम है, तुम स्वयं आगे जाकर के गिरफ्तारी दे दो, और वो जो 5000 रुपए मिले हरिजन सेवक संघ में दान कर दो। इसने गांधी जी को तो हाँ कहा, पर बाहर आकर के कहने लगी नहीं, ये कायरता है। अरुणा आसफ अली का एक स्टेटमेंट सुनिए। अरुणा आसफ अली कहती है कि रास्ता चाहे हिंसा का हो चाहे अहिंसा का हो, साध्य है देश को आजाद कराना। लक्ष्य है अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना, तिरंगा फहराना, यूनियन जैक को जला करके नष्ट कर देना। उसके अंदर हिंसा तो होगी ही। अगर हिंसा नहीं होगी तो अंग्रेज डरेंगे कैसे? मैं डर करके गिरफ्तारी नहीं दूंगी, और उसने अपनी गिरफ्तारी नहीं दी। देश की आजादी के बाद में भी वो 40 साल जीवित रही। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वो काम करती रही। बहुत बड़ी अच्छी सीजन्ड लीडर थी। और दूसरी सुचेता कृपलानी। ये सुचेता कृपलानी जो है, ये इसके अंबाला की रहने वाली है। इसने कांग्रेस के अंदर महिला विभाग को प्रथम रूप से प्रारंभ किया। उसकी ये सचिव बनी, उसी के नाम से सब जगह पत्रक चालू किए, स्वयं सेविकाओं का एक दल गठित किया, उनको प्रशिक्षण दिया, उनको लड़ने भिड़ने मरने
तक का सब प्रकार का शिक्षण दिया। सुचेता कृपलानी ने न केवल भूमिगत रह करके बल्कि राहत कार्य, जो विभाजन के बाद में जो शरणार्थी आए उनके पुनर्वास के लिए, राहत कार्यों के लिए इसने भाग लिया। ये प्राध्यापिका थी। समय की मांग को चुन करके इसने प्राध्यापिका से इस्तीफा दे और यह महिला वो है जो उत्तर प्रदेश की बाद में मुख्यमंत्री बनी। यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री इस नाम से जानी गई। एक उस कालखंड में महिला हुई उषा मेहता। जब सब भूमिगत आंदोलन चल रहा है तो उषा मेहता ने भी सोचा कि आंदोलन को कुछ ऐसा स्वरूप दिया जाए जिसमें हम लोगों में लोक जागरण पैदा करें, लोगों तक हम हमारे समाचार पहुंचाएं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। जब दल के दल गिरफ्तार किए जा रहे हैं, कहीं कोई खुलकर के बोल नहीं सकता, तब इसने रेडियो स्टेशन शुरू किया। बाबू भाई प्रसाद के साथ मिलकर के इनका रेडियो स्टेशन, गिरफ्तार होने की स्थितियों में होने पर इन्होंने 3-4 फ्लैट अलग अलग किराए पर ले रखे थे। जैसे ही भनक मिलती, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ये चले जाते। नरगिस का नाम सुना है? नरगिस की मां का फ्लैट इन्होंने सबसे पहले किराए पर लेकर के मुंबई में अंधेरी में इन्होंने ये रेडियो सेवा शुरू की। इनको गिरफ्तार किया गया। उषा मेहता 1920 में जन्मी है और जिस समय इसने काम शुरू किया था उस समय 22 साल की थी। 4 साल जेल में रह करके वापस आई। उसके बाद इसने अपनी पढ़ाई पूरी की और केमिस्ट्री में प्राध्यापिका बनकर के आजीवन समाज सेवा का काम करती रही। सुभद्रा जोशी 11 वर्ष की बालिका, लाहौर के अंदर, वो कहती है मैं यूनियन जैक के समक्ष अपना सिर ये नहीं झुकाऊंगी। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उस लड़की ने अपना स्वयं का प्रेस शुरू किया आगे जाकर के। हमारा संग्राम, इस 1942 के आंदोलन में हमारा संग्राम इस नाम से प्रेस खोला और पत्रक दर पत्रक निकाल करके देश भर में पहुंचाने का काम इसने किया और बाद में यह भी राहत कार्यों के अंदर जुड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया। अरुणा आसफ अली की छोटी बहन पूर्णिमा, वो 14 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। ये पूर्णिमा बनर्जी है जिसने बहुत सीजन्ड लड़की, बहुत सीजन। सुपरिटेंडेंट जब जेल में इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया तो वो कहने लगी बीमार पड़ गई है, तो अपने लिए किसी भी प्रकार की चीज मांगना तक भी इसने काम नहीं, अपने लिए नहीं मांगी। बहुत कम बोलती थी पर आजादी के आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी। प्राध्यापिका थी हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी का, वहां प्राध्यापिका थी। वहां से इस्तीफा दे करके आंदोलन के अंदर भाग लेने लगी। भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, उस संविधान की निर्मात्रियों में इनका भी एक नाम बड़ा महत्व का है। डॉक्टर सुशीला नैयर। अब देखिए उस समय के कालखंड में गांधी जी के आह्वान पर पंजाब के अंदर रहने वाले ये दोनों, एक भाई है इनका प्यारे लाल, तो प्यारे लाल भाई और खुद ये डॉक्टरी की पढ़ाई की डॉक्टर सुशीला नैयर, दोनों ने निश्चय किया हम आजीवन विवाह नहीं करेंगे, कारोबार नहीं करेंगे, समाज सेवा के कार्य के लिए गांधी जी के चलाए हुए विविध प्रकार के मिशन में हम अपने आप को लगे रहे। बहुत लंबे समय तक ये गांधी जी की भी चिकित्सक रही है, निजी चिकित्सक। पर इसने केवल उनकी चिकित्सा के लिए नहीं, इनकी चिकित्सा के लिए नहीं, चिकित्सा का पूरा कर्म सीखने के बाद जो हरिजन लोग हैं जिनको सेवा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उनके वहां रह करके उनको मदद करती रही, उनकी सेवा चिकित्सा करती रही। दोनों भाई और बहन अपना पूरा जीवन रचनात्मक कार्यों में लगाया। एक बहुत अच्छा नाम है अनुसुईया बाई काले, बहुत बड़ा नाम है। कहते हैं कि यह भारत की पहली महिला स्नातक है।
और 40 वर्ष तक लगातार इसने विधायी कार्य, समाज सेवा के कार्य इसने किए। भगिनी मंडल बना करके उसके माध्यम से महिला जागरण, ग्रामीण विकास, समाज सुधार और स्वतंत्रता आंदोलन के इसने काम किए। आष्टी और चिमूर करके स्थान है, वहां पर जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए तो लोग भड़क गए, आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के अंदर लोगों ने 25 गोरे लोगों को मार दिया। उसके एवज में लोग गिरफ्तार हुए, उनमें से 25 लोगों को अंग्रेजों ने सुनवाई के दौरान फांसी की सजा दे दी। ये अनुसुईया बाई काले कानून की स्नातक, कानून की प्रखर ज्ञाता, इसने अपने तर्कों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा उन 25 लोगों को मौत के मुंह में से निकाल करके वापस ले आई, यानी उनकी फांसी की सजा रद्द कर। कानून की इतनी प्रखर पकड़ और अंग्रेजों के खिलाफ जहां तो शुद्ध तानाशाही ही चलती है, उन्हीं का ही जज, उन्हीं के ही वकील, उन्हीं की ही कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई, उसके बावजूद भी इसके प्रखर और तीखे तर्कों और तथ्यों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी और ये उन सबको मौत के मुंह से निकाल करके बाहर ले। ठक्कर बाबा के साथ में भी इसने काम किया। एक दक्षिण भारत का नाम है, केरल में पैदा हुई, अपने पति के साथ में मद्रास में रहने लगी, अम्मू स्वामीनाथन। भारत के संविधान में और भारत के मताधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए, उस प्रतिनिधि मंडल में गई और बाद में महिला समिति जो संविधान में बनी उसमें साथ रह करके इसने काम किया। एक और नाम लेना भी उल्लेखनीय होगा, श्रीमती इंदिरा गांधी, नेहरू जी की लड़की। छुटपन से ही वानर सेना बना करके उनको तरह तरह के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर उपयोग में लाना, पत्रक बांटने के लिए उपयोग में लाना, लोगों की सेवा करने के लिए उपयोग में लाना। देश की आजादी के बाद यह कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की 56 में अध्यक्ष बनी, 59 में राष्ट्रीय कांग्रेस की भी अध्यक्ष बनी और 66 में सूचना प्रसारण मंत्री भी बनी और 1966 में अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इन्हीं के परिवार का एक नाम है, रामेश्वरी करके लाहौर के अंदर एक लड़की पैदा हुई। 1942 के आंदोलन में पुलिस अधिकारी हरिजन का वेश बना करके इनके घर में घुस गए। इसने हंस करके स्वागत किया। मुझे मालूम था कि पुलिस अधिकारियों को मालूम है कि ये और इसका घर हरिजनों के लिए सदा खुला रहता है, इसलिए आपको हरिजनों का वेश बनाना। ये रामेश्वरी नेहरू, मोतीलाल नेहरू के भतीजे ब्रजलाल के साथ इनकी शादी हुई थी। आप देखिए, ये एक ऐसी महिला है जिसमें ग्रामीण विकास, बाल विवाह पर रोक, हरिजन कल्याण और शरणार्थियों के पुनर्स्थापन के लिए इसने काम किया। पर इसने जो सबसे बड़ा अपने जीवन के लिए निर्णय लिया वो ये लिया, मैं कभी कोई पद नहीं ग्रहण करूंगी, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। उस कालखंड के अंदर जब पद की लुलुपता में नेता मर मिट रहे थे, ये केन प्रकारेण हमें पद मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो मुंह चढ़ा के बैठ जाएंगे, उसके लिए तिकड़मबाजियां करेंगे। उस कालखंड के अंदर यह नींव की ईंट बन करके समाज सेवा के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करती थी। सहोदराबाई राय, गोवा का सत्याग्रह, उसमें ये गई थी। ये मध्य प्रदेश सागर की रहने वाली। ये वहां जब गई तो अपने वहां से तिरंगा झंडा लेके गई। सत्याग्रह पर जब गोलीबारी हुई, इसको भी 8 गोली लगी। तुरंत इसको लेकर के अस्पताल में गए, गोलियां निकाल दी गई। ये घायल अवस्था में थी, होश में आया तो ये फिर कहने लगी, मेरा तिरंगा कहां है, मुझे फिर से जाना है, मैं वहां जाऊंगी। सत्याग्रहियों के मन में अपने सत्य के प्रति कितना जबरदस्त आग्रह रहना चाहिए, ये सहोदराबाई ने अपना स्वयं का उदाहरण पेश करके इस पुरुष समाज को चैलेंज की। सत्याग्रह केवल मात्र नाटकीयता नहीं होनी चाहिए,
ये अपने जीवन के अंदर उतर करके अपने जीवन के अंदर खोलता हुआ बोलता हुआ स्वरूप होना चाहिए। और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बाबू के नेतृत्व में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक रेजिमेंट बनी। उस रेजिमेंट की लेफ्टिनेंट डॉक्टर भी थी और नारी कल्याण और समाज कल्याण का काम उसके जिम्मे था। वो अम्मू स्वामीनाथन का जो नाम मैंने लिया, उनकी लड़की लक्ष्मी स्वामीनाथन, उसने बखूबी से नाम काम किया। बाद में वो गिरफ्तार भी। भारत का परिवार था, कोबे जापान में रहता था। उनकी पुत्री भारती सहाय, उसने भी बकायदा सैनिक प्रशिक्षण लेकर के और आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर के कैप्टन भारती सहाय के रूप में उसने अपनी सेवाएं दी। नाम मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने लिए, किंतु इन सब नामों के पीछे का जो एक मूलभूत भाव है, आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने बार बार 3, 4, 5 शब्द प्रयोग में लिए। लौट करके पाकिस्तान विभाजन के बाद जो महिलाएं लौट करके आ गई, उनका पुनर्वास कैसे हो, उनको राहत कार्य कैसे मिले, ग्रामीणों का कल्याण कैसे, उत्थान कैसे हो, हरिजनों का उद्धार कैसे हो, महिलाओं का कल्याण कैसे हो। माने महिलाओं में एक जो मूलभूत स्वभाव है कि हमें रचनात्मक कार्य करने हैं। माने देश सेवा ये एक रचनात्मक कार्य है। भारत छोड़ो आंदोलन भले ही उग्रता से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ होगा, उसके कारण से अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ा और अंग्रेजों ने बाद में वायसराय बदल करके और भारत को आजाद करने का निर्णय किया। ये जो जन दबाव बना, इस जन दबाव में भारत को आजादी मिली। इन महिलाओं के 2 स्वरूपों को मूल रूप से देखिए। पहला स्वरूप, दबाव बना करके जन जागरण करके, लोक जागरण करके महिलाओं के जत्थे के जत्थे देश भर के अंदर निकाल। गिरफ्तारियों से डरी नहीं, यातनाओं से डरी नहीं, किंतु अपने मूलभूत कर्तव्य को, देश की आजादी के बाद क्या, राष्ट्र पुनर्निर्माण। उस राष्ट्र पुनर्निर्माण के अंदर हम हमारे जीवन को खपाएंगे, लगाएंगे। बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होने चाहिए। महिलाओं को 2 पहिया बन करके केवल घर गृहस्थी करना नहीं है, समाज सेवा का भी हमारा उत्तरदायित्व है। हमें काम करना चाहिए, उसके लिए आगे आना चाहिए। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। महिलाओं का काम केवल काम वाली बाई बन करके घर में बच्चे पैदा करना, भोजन बनाना, ये काम नहीं। ये तो एक नैतिक कर्तव्य है उसका, उसकी पूर्ति उनको करनी है, किंतु उस पूर्ति के साथ साथ समाज सुधार का काम करना है। समाज की समस्याओं को ठीक करने के लिए आगे आना है, उसके लिए अपने जीवन को लगाना है, खपाना है। केवल पद लेकर के नहीं, स्वयं आगे होकर के राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सच्चा साथी बन करके समान अनुभूति को लेकर के आगे बढ़ना है। यह बहुत बड़ा काम है और इस काम को इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर नेतृत्व करने वाली इन सब महिलाओं ने अपने जीवन में अंजाम दिया। मित्रों, महिलाओं में भयंकर शक्ति है, केवल उनको बोध करने की आवश्यकता है। हम सब लोग जो महिलाएं सुन रही है वो स्वयं तो अपने कर्तव्यों को पहचान करके आगे बढ़े ही, किंतु जो पुरुष गण सुन रहे हैं वो अपने इर्द गिर्द रहने वाली महिला शक्ति को जागृत करे, बोध दे, उन्हें आगे आने का अवसर दे और उनका सदुपयोग इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अवश्य करें। एक एपिसोड और होगा, किंतु उस एपिसोड में थोड़ी सी पुनरुक्ति होगी। प्रारंभ के कालखंड में जब मैंने 1857 की स्वातंत्र्य समर के साथ में अपना वक्तव्य शुरू किया था, उस कालखंड के अंदर महिला शक्ति ने अंग्रेजों का किस तरीके से प्रतिरोध किया है, प्रतिकार किया है,
किस तरीके से वो लड़ते लड़ते आगे बढ़ी है। ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं, उनको भी इस मौके पर पुनरपि याद करना समीचीन होगा। अगले एपिसोड में उनको हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए इस महिला शक्ति के 5 श्रद्धांजलि पुष्पों के माध्यम से इस महिला जागरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इतनी बात कह करके आज मैं पूरी करता हूं अपनी बात। नमस्कार। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।